Okay everyone, so we are basically discussing throat and the ENT जो उसका एस्पेक्ट है उसमें हम थ्रोट कर रहे हैं। फेरिंग्स को स्टार्ट किया हुआ है। फेरिंग्स के अंदर भी नेजो फेरिंग्स को हमने स्टार्ट किया था। उसके अंदर सबसे पहले एडिनोइड्स हाइपरट्रॉफी पड़ी, देन वी मूव्ड ऑन टुवर्ड्स द ट्यूमर जिसमें एंजियोफाइब्रोमा था और इस तरह की चीज़ें थी। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ the malignant tumor of nasopharynx that is known as nasopharyngeal carcinoma। ये क्या है कि ये malignant tumor है जो कि nasopharynx के अंदर बन सकता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, नंबर डिपेंडिंग अपॉन के कितनी ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन है। मोस्ट ऑफ दीज आर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमस, ठीक है, केराटिन प्रोड्यूसिंग स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होते हैं। तो दे कैन बी टाइप 1, 2, 3 डिपेंडिंग अपॉन देयर डिफ्रेंसिएशन। सो टाइप 1 इज़ केराटिनाइजिंग कार्सिनोमा, दिस इज नोन एज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी होता है। दूसरी टाइप है नॉन कैरेटिनाइजिंग डिफरेंशिएटिंग कार्सिनोमा एंड थर्ड टाइप इज नॉन कैरेटिनाइजिंग अनडिफरेंशिएट कार्सिनोमा के बिल्कुल डिफरेंशिएशन नहीं है। और पहले वाले स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होते हैं, बाकी दोनों के अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि ENT क्लिनिकल सब्जेक्ट है तो पेपर में जो चीज़ें आती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिनेरियो लिखा होता है, उसका आपने डायग्नोसिस करना होता है, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये थ्योरेटिकल बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो ये बस आप देख लें थोड़ा सा। अब इसका स्प्रेड देख लें। स्प्रेड इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज हमने इसके सिम्टम्स को समझने के लिए और इसके ट्रीटमेंट को समझने के लिए स्प्रेड आना ज़रूरी है। सबसे पहले ओरिजिन कहाँ होता है, जिसकी नाम इसका ज़ाहिर है नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, सो ऑब्वियसली इट विल ओरिजिनेट इन नेजोफेरिंग्स। अगली बात ये है कि नेजोफेरिंग्स में कहाँ से ओरिजिनेट करता है, तो आंसर इज़ फोसा ऑफ रोज़नमुलर। ये किधर होता है आपको पता है? ये नोज़ और नोज़ के पीछे क्या लाई कर रहा होता है? नेजोफेरिंग्स, ठीक है। नोज़ और उसके पीछे नेजोफेरिंग्स के सारा रीजन, बल्कि हम थोड़ी बेहतर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्या है? नोज़ है, पीछे वर्टिब्रा है, ऊपर बेस ऑफ स्कल है, नीचे हार्ड पैलेट है और उसके नीचे क्या है? ओरल कैविटी। ये लिप्स हैं तो ये सारी ओरल कैविटी होगी। तो क्या है कि नोज़ के पीछे वाली जो सारी स्पेस है दैट इज़ नेजोफेरिंग्स। अब नेजोफेरिंग्स की एक लैटरल वॉल होती है, लैटरल वॉल में एक ओपनिंग होती है जिसे आप कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब की ओपनिंग, ठीक है। एक लैटरल वॉल के अंदर क्या होती है? ओपनिंग, जिसे क्या कहा जाता है? जो कि यूस्टेशियन ट्यूब की ओपनिंग है, और दूसरी इसकी ओपनिंग मिडल ईयर में होती है। इस ओपनिंग के इर्द गिर्द थोड़ा सा एलिवेटेड पार्ट होता है जिसे हम टोरस ट्यूबेरिस कहते हैं। इसके पास टॉन्सिल्स भी पड़े होते हैं, ट्यूबल टॉन्सिल्स, और इसके पास ही एक टोरस ट्यूबेरिस के पास एक रिसेस होता है, यानी एक थोड़ा डिप्रेस्ड पोर्शन होता है जिसको कहते हैं फोसा ऑफ रोज़नमुलर। सो दिस फोसा ऑफ रोज़नमुलर इज प्रेजेंट इन द लैटरल वॉल ऑफ द नेजोफेरिंक्स। इस फोसा के अंदर सेल्स के अंदर कह लो कैंसरस सेल्स हो जाते हैं, म्यूटेशंस होती हैं, इन दे अंडरगो म्यूटेशंस और वहाँ से कैंसर डेवलप हो सकता है और नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा में डेवलप होगा और वो आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड करना शुरू करेगा। अब ये नोज़ है, उसके पीछे नेजोफेरिंक्स की लैटरल वॉल से ही ओरिजिनेट कर रहा है, उसके फोसा से, और इसने आगे क्या करना है? स्प्रेड करना शुरू कर देना है। कहाँ पे स्प्रेड करेगा? एंटीरियर स्प्रेड इसका ऑब्वियसली नोज़ के अंदर होगा। सो इसका एंटीरियर स्प्रेड क्या है? ये नोज़ में जाएगा, कोइना को ब्लॉक करेगा, नेजल कैविटी को ब्लॉक करेगा, इंफीरियरली ओरोफेरिंक्स एंड हाइपोफेरिंक्स में जाएगा, लैटरली पैराफ्रेंजियल स्पेसेस में, इंफ्राटेम्पोरल फोसा में, इस तरह की जगहों में जाएगा, और अपवर्ड जाएगा इंट्राक्रेनियल स्ट्रक्चर्स में। अब इसके स्प्रेड में यहाँ पे मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि पीछे हमने पढ़ा था एंजियोफाइब्रोमा, उसमें आपको सारा बताया था कि किधर किधर स्प्रेड कर सकता है, मैक्सिलरी साइनस को पीछे से इन्वेट करेगा, स्फीनोइड, ये सब। जो नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा चूँकि एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ये जिस एरिया से ओरिजिनेट करता है ना, वहाँ पर लिम्फेटिक स्प्रेड बहुत अच्छा होता है, तो लिम्फेटिक्स उसकी रिच होती है। तो ये जब भी पेशेंट प्रेजेंट करता है ना, तो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ उसको ये होता है कि सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी के तौर पर प्रेजेंट करता है, कि उसके लिम्फ नोड में उसका मेटास्टेसिस हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस तरह से प्रेजेंट करता है कि उसके लिम्फ नोड्स इतने एनलार्ज होते हैं सर्वाइकल रीजन के, मोस्टली जुगलोडाइग्रास्टिक, तो वो उस तौर पर प्रेजेंट करता है। ये जो सारी है ना कि वो इतना बड़ा हो गया कि उसने जाके ब्लॉक कर दिया। कभी कभार जो ट्यूमर इतना छोटा होता है कि नोज़ है और उसके पीछे फोसा ऑफ रोज़नमुलर के अंदर वो पड़ा हुआ है, बस वो लिम्फेटिक स्प्रेड उसने कर दिया, बट वो मतलब वो आपको नज़र भी नहीं आ रहा है एंडोस्कोप पे। तो ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है, बट वो सिम्टोमेटिक होगा क्योंकि उसका लिम्फेटिक स्प्रेड है, तो ये इसकी मैलिग्नेंसी की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। अब स्प्रेड बुक में भी उसने कैसे लिखा हुआ है? कॉमनेस्ट जो साइट ऑफ ओरिजिन है नेजोफेरिंग्स के अंदर फोसा ऑफ रोज़नमुलर। एंटीरियर स्प्रेड इसका नेजल कैविटी है, इंफीरियर ओरोफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स। लैटरली किधर जाएगा? पैराफेरिंजियल स्पेस के अंदर, इंफ्राटेम्पोरल फोसा, इस तरह वाले रीजन के अंदर जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगली बात ये आती है कि जो एंजियोफाइब्रोमा, उसको भी आप थोड़ा सा याद रखो। एंजियोफाइब्रोमा जब लैटरली जाता है तो सबसे बड़ी चीज़ क्या करते हैं? वो मैक्सिलरी साइनस की पोस्टीरियर वॉल को पुश करता है और होल्डमैन मिलर साइन आता है। इसमें मैक्सिलरी साइनस को इतना इन्वॉल्व नहीं कर रहा, वो सीधा इंफ्राटेम्पोरल फोसा में चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फोरामेन लेसिरम के थ्रू ऊपर और फोरामेन ओवेल के थ्रू ऑब्वियसली ब्रेन की तरफ जाएगा, मिडल क्रेनियल फोसा की तरफ जाएगा। अब ये सारी तो हमने बात कर ली उसके नॉर्मल स्प्रेड की। अगली बात ये आती है कि कौन से क्रेनियल नर्व्स को इन्वेट करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली इधर उधर मूव कर रहा है फेस के अंदर, तो यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो फर्स्ट क्रेनियल नर्व दैट इज टू बी इन्वॉल्व बाय दिस
कार्सिनोमा इज 6th cranial nerve, ठीक है। तो 6th cranial nerve इज़ द फर्स्ट टू बी इन्वॉल्व। अब इसका स्प्रेड, ठीक है, ये तो बात हो गई। फिर उसके अलावा अगर ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में चला गया, तो आपको पता है कि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में एक जुगुलर फोरामेन होता है। तो ये जुगुलर फोरामेन इस तरह का होता है। जुगुलर फोरामेन के सेंटर से नर्व्स गुजरती हैं 9, 10 एंड 11, और उसके साइड पे एक छोटी सी किनाल होती है, हाइपोग्लोसस किनाल, और वहाँ से 12 नर्व गुजरती है। तो अगर ये कार्सिनोमा ब्रेन तक पहुँच गया है उसके भी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, तो वहाँ पे जुगुलर फोरामेन को लेट्स से इन्वेड कर रहा है। ये बहुत रेयर होता है, लेकिन अगर कर रहा है तो ये पूरी ये वाली जो किनाल है जुगुलर फोरामेन इसको इन्वॉल्व कर सकता है। लेकिन ये अगर ब्रेन तक नहीं भी पहुँचा, तो आपने अगर एनाटमी, अगर आप सीक्वेंस से वीडियोज़ देख रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि पैराफेरेंजियल स्पेस में जा रहा है ना, तो पैरा स्पेस के अंदर ये वाली सारी नर्व्स, सिम्पैथेटिक प्लेक्सस होता है। तो ये जब ट्यूमर जब लैटरली भी थोड़ा सा स्प्रेड करके फेरिंग्स के लैटरल एस्पेक्ट्स में जाएगा, उस स्पेस में जाएगा, ये हमारे पास फेरिंग्स है, ठीक है। तो उसके लैटरल एस्पेक्ट में क्या पड़ा हुआ है, पैराफेरेंजियल स्पेस। इस पैराफेरेंजियल स्पेस के अंदर ये 9, 10, 11, 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, सिम्पैथेटिक प्लेक्सस होता है। तो ये सब चीज़ें डैमेज हो सकती हैं। सिम्पैथेटिक प्लेक्सस अगर डैमेज होगा तो उससे हॉर्नर सिंड्रोम होता है। हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टोसिस, मियोसिस एंड एनहाइड्रोसिस, ठीक है। एनहाइड्रोसिस में पानी कम हो जाता है, पेशेंट स्वेटिंग और ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं, सिक्रीशंस कम हो जाती है। टोसिस होती है, सिम्पैथेटिक सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ना, तो उसको टोसिस होती है, आंखें उसकी बंद होती रहती हैं। और मियोसिस होती है, तो पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी सिम्पैथेटिक चेन का कॉम्प्रेशन होती है तो क्या 3 चीज़ें होती हैं, टोसिस, ठीक है। ये अब इस तरह से टोसिस पहली बात, दूसरी बात होती है मियोसिस, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, और थर्ड इज़ एनहाइड्रोसिस। तो ये सिंपली इसका स्प्रेड इतना सही है। और उसके अलावा टिरिकोइड मसल्स वगैरह को इन्वॉल्व करेगा तो ट्रिस्मस करा देगा। तो सिंपली आपने बस इतना याद रखना है, ओरिजिन ऑफ नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा इज इन द फोसा ऑफ रोसेनमिलर। अगर ये स्प्रेड करेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका लिम्फेटिक स्प्रेड है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द पेशेंट प्रेजेंट विद ओनली कंप्लेंट ऑफ सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी, बाकी प्रेजेंटेशन बाद में आती है। अच्छा, अगर स्प्रेड करेगा तो एंटीरियरली नोज में चला जाएगा, इंफीरियरली ओरोफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स में जाएगा, लैटरली पैराफेरेंजियल स्पेस में जाएगा। पैराफेरेंजियल स्पेस में ये 9, 10, 11, 12 क्रेनियल नर्व्स को इन्वॉल्व कर सकता है, सिम्पैथेटिक प्लेक्सिस, ये सारी रीजन्स को इन्वॉल्व कर सकता है। उसके अलावा फोरामेन लेसिडम के थ्रू ब्रेन में जाएगा सब। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रेनियल नर्व्स में कौन सी इन्वॉल्वमेंट सबसे पहले होगी, तो दैट इज आंसर इज 6th क्रेनियल नर्व, ठीक है। उसको सबसे पहले करेगा, बाकी जितनी भी है वो बाद में करेगा। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लिम्फेटिक स्प्रेड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी ये ऊपर वाली बात जो बताई है तो लोकल स्प्रेड है ना। अब लिम्फेटिक स्प्रेड क्या है, निजोफेरिंग्स रिच इन लिम्फेटिक्स है, एंड अर्ली लिम्फेटिक स्प्रेड इज सीन इन सर्वाइकल नोड्स। सर्वाइकल कौन सी, आपके नेक पे जुगलोडाइगैस्ट्रिक नोड्स होते हैं। स्टेनोक्लेडोमास्टोइड को मूव कराएं ना तो आपको फील होते हैं, लेवल एक इनका होता है। तो जुगलोडाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स होते हैं। इप्सिलैटरल नोड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं मोर ऑफन, बट कॉन्ट्रालैटरल बायलैटरल भी हो सकते हैं, यानी जिस साइड का वो हो रहा है उधर के नोड्स होंगे, कॉन्ट्रालैटरल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि ट्यूमर किस ग्रेड या स्टेज पर, ठीक हो गया। फिर उसके अलावा उसने कहा है कि रेट्रोफेरेंजियल, फिर आगे फर्दर उसका ऑब्वियसली इन नोड से भी आगे स्प्रेड हो सकता है। रेट्रोफेरेंजियल, पैराफेरेंजियल नोड्स भी स्प्रेड कर सकते हैं। और अगर रेट्रोफेरेंजियल यानी कि अब आप फेरिंग्स के पीछे चलेंगे ना, तो आप इमेजिन करें कि आपके पीछे वाली गर्दन पे फेरिंग्स के अंदर काफ़ी सारे नोड्स बने हुए, पेशेंट कहेंगे कि गिल्टियाँ बनी हुई, तो उसकी नेक स्टिफ हो जाएगी और इसे हम टोर्टिकोलिस कहेंगे। तो एक खास पोजीशन में अपनी नेक मोड़ के बैठे रहेगा, उसे मूव नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसके फेरिंग्स के पीछे इतने बड़े बड़े वो सारे नोड्स जो हैं वो स्वॉलन हो गए। यानी अगर आप पेशेंट को पीछे से देखेंगे तो उसकी गर्दन पे यहाँ पे इस तरह नोड्स बने हुए नजर आएंगे। आगे वाली साइड पे अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो उसकी गर्दन पे सारे नोड्स होंगे, पीछे नोड्स होंगे। तो ये पेशेंट इस तरह से स्वेल करेगा कि मेरी गर्दन पर गिल्टियाँ बन गई। तो आप उसकी प्रॉपर देखेंगे तो वो नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा भी हो सकता है, ठीक है। और उसके अगर डिस्टेंट मेटास्टेसिस होनी है लिम्फेटिक स्प्रेड से ब्लड और ये सब चीज़ों में हो रही है, तो ये क्या होगा कि लंग, बोन एंड लिवर कार्सिनोमा जो होते हैं। और तो हमारे पास बेसिकली जो कार्सिनोमाज होते हैं ना, वो नॉर्मली जब मेटास्टेसिस करते हैं, वो डिस्टेंट ऑर्गन्स वगैरह में मेटास्टेसाइज करते हैं, तो जो कार्सिनोमाज होते हैं वो थ्रू लिम्फेटिक्स करते हैं, ठीक है, जितने भी कार्सिनोमाज हैं। और जो सारकोमाज होते हैं वो थ्रू ब्लड कार्य होते हैं। तो ये भी एक कैंसर है और इसमें वैसे भी लिम्फेटिक्स रिच है, तो ये थ्रू लिम्फेटिक्स ही डिस्टेंट मेटास्टेसाइज करेगा। अब कहाँ कहाँ पर डिस्टेंट जाएगा, लंग में, बोन एंड लिवर, ये मोस्ट कॉमन साइट्स हैं जहाँ पर वो स्प्रेड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फिर से वो बात रिपीट की है कि जो क्रेनियल नर्व्स की अगर हम बात करेंगे कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, तो 6 इज़ द फर्स्ट टू बी इन्वॉल्व। फिर उसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं, जुगुलर फोरामेन सिंड्रोम के जुगुलर फोरामेन के अंदर जो नर्व्स हैं 9, 10, 11, 12 वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, एक तो ये ट्यूमर स्कल में जा रहा है, दूसरी बात ये कि ये पैराफेरेंजियल स्पेस में जा रहे थे, इन दोनों जगहों पर ये नर्व्स डैमेज हो सकती हैं। देन थर्ड पॉइंट इज सिम्पैथेटिक प्लेक्सस डैमेज होगा, जिससे हॉर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। हॉर्नर सिंड्रोम किस तरह से प्रेजेंट करता है, पेशेंट को टोसिस होगी, आंखें उसकी बंद हो जाएंगी, मियोसिस होगी, पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और एनहाइड्रोसिस हो जाएगी। दी स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर्स कैन बी इन्वॉल्व, क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पैराफ्रेंजियल स्पेस। ये आपको बताया कि ट्यूमर लैटरली इस स्पेस में आएगा तो ये मसला होगा, अगर ट्यूमर पोस्टीरियरली चला जाएगा तो वहाँ क्या करेगा, रेट्रोफ्रेंजियल स्पेस में नोड्स को स्वॉलन कराएगा, सही है, और पेशेंट को वो सारा वो ट्रिस्मस और टोर्टिकोलिस हो जाएगा। तो सो दैट्स अबाउट द स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर। अब आगे बात आती है कि ये स्प्रेड तो हो गया, सब कुछ हो गया, अब स्प्रेड की वजह से सिम्टम्स क्या होंगे। तो सिम्टम्स हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करता है, सबसे पहले जो सिम्टम प्रेजेंटेशन होती है अगर हम देखें तो वो सर्वाइकल नोड मेटास्टेसिस से होती है, ठीक है। सर्वाइकल नोड मेटास्टेसिस कभी कभार होता है कि दिस इज़ द ओनली प्रेजेंटेशन ऑफ नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा। मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल नोड्स उसके जो होंगे वो स्वॉलन होंगे, वो कहेगा मेरी गर्दन में गिल्टियाँ वगैरह हैं, आप उसकी सारी एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको लगेगा कि नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा। अ लंप ऑफ नोड्स बिटवीन द, अब ये देखो कि नोड्स आपको होंगे किधर। अ लंप ऑफ नोड्स इज टू बी फाउंड बिटवीन द एंगल ऑफ जो एंड द मैस्टोइड, ठीक है, एंड द मैस्टोइड और सम नोड्स अलोंग द स्पाइनल एक्सेसरी इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल। तो बेसिकली एंगल ऑफ जो और मैस्टोइड जो है उसके दरम्यान आपको ये नोड्स फील होंगे, पोस्टीरियर ट्रायंगल के अंदर नोड्स प्रेजेंट होंगे। 75% के अंदर नोडल मेटास्टेसिस होता है और तकरीबन इनमें से आधे ऐसे होते हैं जिनमें बायलैटरल भी होता है। अब ये जब नोडल मेटास्टेसिस हो जाए तो फिर आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि जब जो कुछ पेशेंट्स टीबी के भी ऐसे होते हैं जो सिर्फ नोड्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, जो इस तरह लिम्फोमा है वो भी सिर्फ नोड्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो वो फिर हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है कि अच्छा इसको कौन सा टीबी है, इसको लिम्फोमा है या नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा है, इस तरह की चीज़ें। वैसे नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा डाउन द लिस्ट आता है, अगर कोई गर्दन में इस तरह से स्वेलिंग्स के साथ लिम्फ नोड्स के साथ आया तो पहले टीबी आएगा, फिर लिम्फोमा आएगा और फिर ये वाली चीज़ें भी हमारे डीडीज़ में आ सकती हैं, ठीक है। तो हम सिम्टम्स डिस्कस करें। पहला सिम्टम हो गया आपका सर्वाइकल नोड मेटास्टेसिस, ये तो आपको अभी तक याद हो गया होगा। ये नोड्स किधर किधर होते हैं, मैंने आपको बताया कि मैस्टोइड, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में, इस तरह की सिचुएशंस में होते हैं। इसके अलावा बाकी सिम्टम्स डिपेंड करता है कि पेशेंट वो क्या है, उसकी बाकी सिम्टम्स क्या हैं। अच्छा, इसके अंदर ऑब्वियसली कार्सिनोमा है तो पेशेंट जो है ये ओल्डर एज में होगा। अगर 15-16 साल का कोई बच्चा आ गया तो उसमें हम कार्सिनोमा सस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ये क्या होगा, मेल्स इसमें 3 टाइम मोर प्रोन होते हैं और एज जो है वो 50 to 60 के दरमियान होगी, उससे छोटी नहीं होगी। और बाकी सर्वाइकल नोड मेटास्टेसिस होगी। बाकी सिम्टम्स क्या होंगे, अगर तो वो नोज़ में चला गया तो उसको नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन वाले सिम्टम्स आएंगे, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, सांस नहीं आएगा, डिस्चार्ज होगा, डीनेज़ल स्पीच, एपिस्टेक्सिस, डीनेज़ल स्पीच को राइनोलेरिया क्लोजिया भी कहते हैं, ठीक। फिर ऑटोलॉजिक सिम्टम्स में क्या होंगे, पहले बात बहुत दफ़ा हो चुकी है कि जब हमारा वो स्प्रेस और यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक होगी तो ओएमई ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन हो जाएगा। अब ये देखो कि ये एक साइड पे होगा ना, दोनों लैटरल वॉल्स तो नहीं इन्वॉल्व हो रही, नहीं तो एक होगी। तो प्रेजेंस ऑफ, ये बात इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ यूनिलैटरल सीरियस ओटाइटिस मीडिया इन एडल्ट शुड रेज अ सस्पिशन फॉर नेसोफेरिंजियल ग्रोथ। इन एक पेशेंट आया, उसको एक कान में ओएमई हो गया, ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन हो गया, उसको एक कान में कंडक्टिव डेफनेस हो गया, तो आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए कि कहीं इसको नेसोफेरिंजियल की ग्रोथ तो नहीं, एंजियोफाइब्रोमा या कोई भी मैलिग्नेंट या जो भी ट्यूमर है, लेकिन ये उसकी तरफ इंडिकेशन है। सो प्रेजेंस ऑफ अ यूनिलैटरल सीरियस ओटाइटिस मीडिया इन एडल्ट शुड रेज अ सस्पिशन फॉर नेसोफेरिंजियल ग्रोथ, ठीक। फिर डिस्टेंट मेटास्टेसिस और वो सब होता है। तो जब हम सिम्टम्स को स्टडी करते हैं तो हम 4 कैटेगरीज में पढ़ते हैं। पहले सिम्टम वो होते हैं जो नेज़ल होते हैं, फिर ऑटोलॉजिक होते हैं, फिर वो सारे सिम्टम जो क्रेनियल नर्व्स के रिलेटेड होते हैं, और लास्ट में हमारे पास सर्वाइकल नोड मेटास्टेसिस होता है। तो नेज़ल सिम्टम के अंदर आपको बता दिया कि नेज़ल ब्लॉक हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्चार्ज, डीनेज़ल स्पीच, बंदे से एम एन इस तरह की जो साउंड जो नाक से जो हम बोलते हैं वो नहीं बोल सकेगा। ऑटोलॉजी के अंदर बस आपने ये याद रखना है कि उसको सीरियस ओटाइटिस मीडिया होगा और ये सब होगा। क्रेनियल नर्व्स के अंदर सबसे पहली नर्व जो इन्वॉल्व होगी दैट इज 6 क्रेनियल नर्व, ठीक। उसके अलावा आई की सारी नर्व्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, लाइक 2nd, 3rd, 4th एंड 6th, ये सारी नर्व इन्वॉल्व हो सकती हैं, जिससे ब्लाइंडनेस होगी। क्रेनियल नर्व 5 इन्वॉल्व हो सकती है, ये जुगुलर फोरामेन सिंड्रोम, हॉर्नर सिंड्रोम, ये सब हो सकता है, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करेगा। सो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ नेसोफेरिंजियल कैंसर इन ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले यानी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, सवाल आ जाए कि व्हाट विल बी सिम्टम्स ऑफ नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा, तो आपने ये वाली चीज़ लिखनी। जो अभी तक आपको बताया वो सारा कॉन्सेप्ट के लिए बताया कि सिम्टम्स होते किस तरह के। अब प्रेजेंटेशन किस तरह की होगी, 60 to 90% पेशेंट सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी के साथ प्रेजेंट करेंगे। उसके साथ उनको हेयरिंग लॉस होगा क्योंकि ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन हो गया। ये लैटरल वॉल में है ना, तो लैटरल वॉल में देखो सबसे पहले ये नोज़ है, ये लैटरल वॉल है लेट्स से। तो लैटरल वॉल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी तो हो गई ना, लैटरल वॉल के अंदर यूस्टेशन ट्यूब पड़ी हुई है। तो लिम्फोडेनोपैथी के बाद दूसरी बात क्या होगी कि उसकी वो यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक होगी तो उसका हेयरिंग लॉस होगा। फिर आगे मजीद ग्रो करता जा रहा है, तो अब नोज़ इन्वॉल्व हो गया। तो नोज़ इन्वॉल्व हुआ तो पहले नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, फिर एपिस्टेक्सिस होना शुरू हो जाएगी,
ठीक। तो आपने पहले बात कर लेनी कि उसकी लिम्फ नोड्स में सारा फैल गया ट्यूमर, दूसरे में उसके कान डेफनेस हो जाएगी एक तरफ की जिस तरफ ट्यूमर होगा, फिर उसका नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन एपिस्टेक्सिस होगी और इसके बाद क्रेनियल नर्व्स आना शुरू होगी। पहली नर्व जो इन्वॉल्व होगी दैट वुड बी 6 क्रेनियल नर्व। इसके बाद हेडेक, एयर एक होगा, नेक पेन हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। वेट लॉस भी होगा बिकॉज उसका कैंसर है, तो कैंसर में हमेशा वेट लॉस होता है। ठीक, ये बात फिर से वही रिपीट होगी। सो यहाँ पे हिस्ट्री जो पेशेंट आपको बताएगा वो बात कंप्लीट हो गई। हिस्ट्री में उसने क्या क्या बताना है, उसने लिम्फ नोड्स के बारे में बताएगा, अपनी नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑटोलॉजिकल सिम्टम्स एंड क्रेनियल नर्व्स के बारे में कि अगर 6 इन्वॉल्व हो गई है तो ऑब्वियसली एक मसल होता है LR6 लैटरल रेक्टस, उसको क्रेनियल नर्व से 6 सप्लाई करती है। तो जब ये वाला मूव नहीं करेगा तो आंखें जो होंगी वो सही से मूव नहीं करेंगी, स्क्विंट उसको होगा। तो अब ये सारा पेशेंट ने कहा, आपके माइंड में एक कोई डायग्नोसिस बना, आपने हिस्ट्री पे सोचा कि इसको नेज़ोफेरिंजियल कार्सिनोमा हो सकता है, फिर आपने क्या करनी है, एग्जामिनेशन करनी है। डायग्नोसिस कंप्लीट करने के लिए हम एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, हम उसको लगाएंगे, उसके एंडोस्कोप डालेंगे और वहाँ पर हम कैमरा डाल के देख लेंगे कि रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों एंडोस्कोप्स डाल सकते हैं और हम देखेंगे कि ग्रोथ किस तरह की, उसकी कितनी, वो सब है। तो प्रोलिफरेटिव, अल्सरेटिव या सब म्यूकोजली इनफिल्ट्रेटिव, ये तीनों तरह की ग्रोथ हो सकती है। या तो प्रोलिफरेटिव है या अल्सरेटिव या सब म्यूकोजली इनफिल्ट्रेटिव है और इसकी आप बायोप्सी ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एंजियोफाइब्रोमा की हम बायोप्सी नहीं ले सकते, तो इसकी आप बायोप्सी ले सकते हैं और बायोप्सी लेके हम कंफर्म करेंगे कि इधर ये कार्सिनोमा है या नहीं है। ठीक। तो अभी तक हमने क्या बात कर ली, हमने हिस्ट्री की बात कर ली कि हिस्ट्री क्या होगी। पहले तो नेज़ोफेरिंजियल कार्सिनोमा का ओरिजिन क्या है, उसका स्प्रेड क्या है, फिर हमने उसके सिम्टम्स देखे, हमने एग्जामिनेशन देखी। अब हम बात कर लेते हैं कि इमेजिंग टेक्निक्स, यानी हमने उसको कंफर्म करना है अपना डायग्नोसिस, तो हम कौन कौन से टेस्ट कराएंगे। तो पहले तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए हमने कराने ना, पहले तो आप ये याद रखो कि 4 तरह के हमने टेस्ट कराने। कौन कौन से, एंडोस्कोपी तो वो कर ली ना, वो तो एग्जामिनेशन में आ जाएगी। फिर उसके बाद आ जाएगा इमेजिंग टेक्निक्स जिसमें CT, MRI, एक्सरेज, ये सब चीज़ें आएंगी। फिर बायोप्सी कराएंगे और फिर ऑडियोग्राम कराएंगे। ये जो सारे टेस्ट हैं CT, MRI, इससे हमें पता चलेगा उसका एक्सटेंट कितना है, फैला कितना हुआ है। बायोप्सी से कंफर्म होगा कि इधर इट इज़ अ कार्सिनोमा और नॉट, मैलिग्नेंट है कि नहीं है, क्योंकि जो मैलिग्नेंसी है कि कार्सिनोमा है, ये डायग्नोसिस हमेशा हिस्टोपैथोलॉजी पे पता लगता है। आप क्लिनिकली नहीं बता सकते कि इसको ये मैलिग्नेंट है कि बेनाइन है। ठीक। फिर ऑडियोग्राम हमने ज़रूर कराना ताकि हमें पता चले कि एयर का स्टेटस क्या है, यूस्टेशन ट्यूब कितनी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। सो इमेजिंग टेक्निक्स में क्या क्या कराएंगे, सबसे पहले तो आपने प्राइमरी ट्यूमर को देखना है ना, आपने देखना है कि नेज़ोफेरिंक्स में कितना बड़ा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, CT स्कैन, MRI, नेज़ोफेरिंक्स एंड नेक। ठीक हो गया। विद कॉन्ट्रास्ट कराएंगे CT स्कैन, MRI, नोज और नेज़ोफेरिंक्स। इससे हमें पूरे प्राइमरी ट्यूमर का, बोन कीरोइंस का, रेट्रोफ्रिंजियल स्पेस में गया है कि नहीं, नोज में गया, नेक में, ये सारे रीजन्स का हमें लोकल उसका जितना भी स्प्रेड है वो आपने कहना है हमें से पता चल जाएगा कौन कौन सी नोड्स इन्वॉल्व हैं, सब कुछ। ठीक। और जो CT स्कैन है उससे हमें बोन का स्टेटस ज़्यादा अच्छा पता चलेगा और MRI से हमें सॉफ्ट टिश्यू का स्टेटस के कहाँ कहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू को इन्वेड कर रहा है वो पता लग जाएगा। फिर उसके बाद अब ये चूँकि कार्सिनोमा है तो हम इसकी सेकेंडरी ग्रोथ, मेटास्टेसिस के लिए इसका पूरा मैलिग्नेंसी वर्कअप कराना होता है। वो क्या होता है कि आप एक्सरे और CT चेस्ट करा लें। ठीक है, चेस्ट का करा लें। इसके अलावा CT एब्डोमेन पेल्विस करा लें, या इसके अलावा एक पेट स्कैन बड़ा कॉमन है, इसे पेट स्कैन कहा जाता है। ये बहुत महंगा है इसलिए कोई कराता नहीं है। तो पेट स्कैन क्या होता है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, तो ये कराया जा सकता है। और इसके अलावा CT एक्सरे ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन, इससे हम मैलिग्नेंसी के बारे में देख लेंगे कि उसका वो सारा है। इसके अलावा मैलिग्नेंसी के अंदर बोन स्कैन भी कराते हैं, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। तो प्राइमरी ट्यूमर के लिए हम CT स्कैन और MRI कराएंगे नोज और नेज़ोफेरिंक्स का। सेकेंडरी के लिए हम एक्सरे कराएंगे चेस्ट का और एब्डोमेन का कराएंगे CT स्कैन। और फाइनली हम पेट स्कैन भी करा सकते हैं, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ये भी CT स्कैन की टाइप है, ये मैलिग्नेंसी के लिए होता है, पूरी बॉडी के लिए, लेकिन बहुत महंगा होता है, पाकिस्तान में नहीं कराया जाता। बायोप्सी, ठीक है। हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करें, इन्वेस्टिगेशन में पहले आ गया CT MRI ऑफ नेज़ोफेरिंक्स और बाकी सारे आ गए। फिर दूसरी इन्वेस्टिगेशन है बायोप्सी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बायोप्सी हम फोसा रोज़नमुलर से लेंगे, क्योंकि अगर हमारा सस्पेशन है कि उसको नेज़ोफेरिंजियल कार्सिनोमा है तो हम फोसा रोज़नमुलर से लेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इसका ओरिजिन ही उधर से होता है। तो उन्होंने कहा है कि बायोप्सी जो है ना, अक्सर होगा ट्यूमर होता है कि वो विजिबल, हमने एंडोस्कोप डाला, हमें ट्यूमर नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन सिम्टम सारे वो है। तो हम फोसा ऑफ रोज़नमुलर से ना ब्लाइंड बायोप्सी यानी थोड़ा सा उसका म्यूकोजा ले लेंगे और उसको चेक करेंगे, और हो सकता है कि उसमें कार्सिनोमा हो और फिर उसको रिमूव करेंगे। ठीक है। तो बायोप्सी या तो लोकल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया के अंडर करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। अगर ग्रोथ नहीं नज़र आ रही और हमें लग रहा है कि ये जो नोड्स हैं, ये नेक में जो गिल्टियाँ बनी हुई हैं, ये उसी की वजह से हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि स्ट्रिप ऑफ म्यूकोजा फ्रॉम फोसा ऑफ
रोज़ोमुलर और पोस्टीरियर वॉल ऑफ नेज़ोफेरिंक्स हम ले लेंगे, ब्लाइंड बायोप्सीज ले लेंगे मल्टीपल साइड्स ऑफ नेज़ोफेरिंक्स से, ठीक हो गया। और इसके बाद ऑडियोग्राम कराएंगे, उससे हमें उसके एयर का स्टेटस कि उसको OM ही तो नहीं कहीं साथ में हो गया, वो करा लो। तो ये अब कंप्लीट मैंने इसकी एक समरी लिखी हुई है। एक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट किया, उसकी एज थी 50 ईयर्स अबव था वो, ठीक है, और वो प्रेजेंट किया सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी, बायलैटरल कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, क्रेनियल नर्व 6 की उसकी लीजन थी, ये सारी उसकी हिस्ट्री थी। आपने क्या की, एंडोस्कोपिक इवैल्यूएशन की, एंडोस्कोप डाला, एग्जामिनेशन की, तो हमें पता चला कि वहाँ पे ग्रोथ है, या तो ये प्रोलिफरेटिव हो सकती है, अल्सरेटिव हो सकती है, यहाँ पे सब म्यूकोजा उसके अंदर सारा इन्फिल्ट्रेट हुआ है। फिर उसके बाद ये एग्जामिनेशन कराई, फिर हमने इन्वेस्टिगेशंस करनी। इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरी ट्यूमर के लिए हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इस कंट्रास्ट इनहैंस सीटी स्कैन ऑफ नोज एंड नेज़ोफेरिंक्स और MRI भी, ठीक। और फिर उसके बाद मेटास्टेसिस के लिए हम क्या कराएंगे, मेटास्टेसिस के लिए मैंने आपको बताया कि हम एक्सरे और CT ऑफ चेस्ट कराएंगे, CT ऑफ एब्डोमेन कराएंगे, या पेट स्कैन हम करा सकते हैं, बायोप्सी लेंगे, ऑडियोग्राम करेंगे। सो दिस इज़ अ कंप्लीट समरी फॉर नेज़ोफेरिंजियल कार्सिनोमा।